पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में हम लोग निकले हुए हैं, चुनावी यात्रा है हमारी। और सुपौल में नीतीश कुमार से पहले जो आरएलजेडी है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, आपने देखा कि इस सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में सबसे पहले दावेदारी उन्होंने अपनी ठोक दी है। सीतामढ़ी के बाद सुपौल की ये सीट है जहां पर सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त चल रहा है कि कौन यहां पर दावेदार होगा। हालांकि कई नाम हैं, लेकिन ये सिटिंग सीट है जदयू की। जदयू के सांसद है दिलेश्वर कामत, उनकी तैयारी गायब है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जो उम्मीदवार हैं लगातार यहां से तैयारी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बैद्यनाथ मेहता की। जी हाँ, बैद्यनाथ मेहता की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आरएलजेडी से वो उम्मीदवार हैं, ये उन्होंने उम्मीदवारी तय कर दिया। हालांकि सीट अभी कितने मिलेंगे उपेंद्र कुशवाहा को, उस पर अभी तक संशय बरकरार है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं भीतर काने में कि 2 से 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। लेकिन आप दर्शकों को ये भी जान लेना बेहद ज़रूरी है कि जब हमने, हमारे संपादक ने पंचनामा के माध्यम से जो सीटों का समीकरण समझाया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पंचनामा के यूट्यूब पे जाके जरूर देखिएगा कि किस तरीके से सीटों के बंटवारे एनडीए गठबंधन में हो सकते हैं। जदयू कितने सीट पर लड़ेगी, जदयू में कितने लोगों को सेट किया जाएगा, आरएलजेडी को कितना मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में ही शामिल थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर से आज हम जिस यात्रा के लिए निकल रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा, जिसकी शुरुआत हम अपने जन्मभूमि ठुट्ठी से करने जा रहे हैं। इस सभा में ठुट्ठी पंचायत और आसपास के पंचायत से आए हुए अभिभावकगण, माता बहनें और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो विभिन्न सुपौल जिला के अलग अलग पंचायत प्रखंड से आए हुए हैं, हमारे युवा साथी, कुटुंब, रिश्तेदार, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं जो आपने अपना समय, बहुमूल्य समय निकालकर हमारी इस यात्रा में अपनी भागीदारी प्रस्तुत की है। साथियों, आपका प्यार और समर्थन ही है जो आज बैद्यनाथ मेहता की बात केवल सुपौल में ही नहीं की जाती है, पटना तक ही यह आवाज नहीं पहुंची है। दिल्ली में भी जितनी बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो सुप्रीम लीडर है वहां तक पहुंच चुकी है। और यह ताकत मुझे बैद्यनाथ मेहता को खुद नहीं मिलती, यह ताकत आपके प्यार की ताकत है जो हम जहां खड़े होते हैं वहीं लाइन लग जाती है। साथियों, हम जिस मिशन के लिए निकले हैं, उस मिशन से जोड़ने के लिए इस आशीर्वाद यात्रा का निर्णय लिया गया है। और मिशन क्या है? मिशन है हमारे किसान जो बदहाली की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वह कैसे खुशहाल हो। मिशन है हमारे जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो विवश हैं, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को, पत्नी को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाकर काम करने के लिए, और वहां क्या कष्ट होता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह कैसे रुके, यह पलायन कैसे रुके, उस मिशन के लिए बैद्यनाथ मेहता आपके बीच आया है। बड़ा कष्ट होता है जब पाता हूं जो किसी लड़के की शादी हुई 8 दिन भी नहीं होता है, कुटुंब लोग, जितने रिश्तेदार लोग आते हैं, कर कुटुंब आते हैं, 2-4 दिन के बाद, शादी के बाद चले जाते हैं। और उसके बाद वह लड़का अपनी पत्नी को छोड़कर, जिसको शादी करके लाया है, उसको छोड़कर दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए चला जाता है। आप बताइए
उस पत्नी पर, उस लड़की पर जो शादी करके जिसको लाया है, 8 दिन भी नहीं हुआ है, उसको छोड़कर लड़का पंजाब दिल्ली कमाने चला जाता है। उस पत्नी पर क्या गुजरती होगी और उस लड़का पर क्या गुजरता होगा, आप इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। और यह स्थिति क्यों बनी, इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ की जनता जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि सरकार ने ऐसे ठोस निर्णय नहीं लिए जो बिहार के लोग बिहार में ही काम करें, अपने क्षेत्र में काम करें, उद्योग धंधे विकसित नहीं हुए। जरूरत है यहाँ के लोग यही काम करें, यहाँ उद्योग धंधे लगे। महिलाओं के लिए हमें लगता है खेती बाड़ी में उतना समय उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ लघु उद्योग को बढ़ावा मिले, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, घर घर में उद्योग धंधा हो। जो हमारी माता बहनें हैं, उनके पास जो खाली समय है वह खाना बनाने तक सीमित ना रहे, कुछ और काम करे। ऐसे उद्योग धंधे को बढ़ावा देने की जरूरत है। तब हमारी आधी आबादी जो है, नारी शक्ति जो है, वह सशक्त होगी और मजबूत होगी और निश्चित रूप से बिहार भी खुशहाल हो जाएगा। साथियों, बड़ा कष्ट होता है जो शिक्षा की व्यवस्था पिछले कई साल में चरमरा गई है, सरकारी व्यवस्था चरमरा गई थी, उसी का नतीजा है जो आज लगभग 1.5 करोड़ बच्चे मजदूर बनने के लिए विवश हो गए हैं। बड़ा कष्ट होता है जब हम पंजाब दिल्ली जाते हैं और वहां अपने भाइयों दोस्तों का हाल देखते हैं, जो किस हाल में वो जीवन व्यतीत करते हैं। बिहारी शब्द जो है गाली सूचक शब्द हो चुका है। और गाली किस तरह का, आप पंजाब दिल्ली में जाइए, बहुत यहाँ हमारे जान पहचान के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग भी हैं, यहाँ के लोग हैं जो पंजाब दिल्ली कमाने जाते हैं। वहां अगर कोई आदमी गंदा कपड़ा पहना हुआ हो, मकान में काम कर रहा हो, छोटा मोटा काम कर रहा हो, रिक्शा टेम्पो चला रहा हो, तो वहां के लोग कैसे बुलाते हैं, अबे वो बिहारी सुन इधर, इस तरह से बुलाते हैं। कोई जरूरी नहीं वह बिहारी होगा, वह यूपी का भी हो सकता है, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, उड़ीसा का भी हो सकता है, लेकिन वह गंदा दिखता है, मजदूरी करता है, छोटे छोटे काम करता है, उनको लगता है यह बिहार का होगा। तो बिहारी शब्द गाली सूचक शब्द हो गया है। लेकिन बिहार ऐसा नहीं था पहले। बिहार की बड़ी गौरवमयी गाथा है। यहाँ सम्राट अशोक ने भी शासन किया है, चक्रवर्ती राजा हुए थे, उसकी राजधानी थी यहाँ। लेकिन आज स्थिति यहाँ मगध, यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था। भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज यह स्थिति है, बिहार के बच्चे बिहार छोड़कर कोटा दिल्ली दर दर भटक रहे हैं पढ़ाई के लिए। और जो किसान है, अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई का पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं। साथियों, जरूरत है इसमें भी सुधार करने की। और युवा साथी जो हैं, पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिल पाती है, कैसे उनको रोजगार दिए जाए, यही सब मिशन है बैद्यनाथ मेहता का। और मैं आह्वान करता हूं आप सभी से, जो हमारे इस मिशन में जुड़िए, बैद्यनाथ मेहता के मिशन में जुड़िए और हमारे कंधों को मजबूत कीजिए, यही मेरा आह्वान है आपसे। कई लोग बोलते हैं, नेता तो इसी तरह से बोलते हैं, वादा करते हैं, मुकर जाते हैं, सभी का एक ही हाल है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं और यहाँ के लोग अवगत भी होंगे, जानते भी होंगे, दूसरे नेता जो राजनीति में जाते हैं, जिस सुख सुविधा को पाने के लिए राजनीति में जाते हैं, बैद्यनाथ मेहता उस सारी सुख सुविधा को छोड़ करके आपके बीच आया है। यही अंतर है दूसरे नेता में और बैद्यनाथ मेहता में। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और जब आपका आशीर्वाद रहेगा, युवा साथी का
जोश जुनून इसी तरह से बरकरार रहेगा तो साथियों वह दिन दूर नहीं है जो सुपौल भी खुशहाल होगा और बिहार भी खुशहाल होगा और हम लोग शान से जिंदगी जिएंगे, इज्जत की जिंदगी जिएंगे और निश्चित रूप से हमारा हौसला भी बुलंद होगा। साथियों, जो लक्ष्य है वह इतना आसान नहीं है। लक्ष्य जितना कठिन होता है निश्चित रूप से संघर्ष भी उतना ही ज्यादा होता है। तो इस संघर्ष में हम आप सभी का जो समर्थन चाहते हैं और निश्चित रूप से अगर आपका समर्थन और प्यार इसी तरह से मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को भी पालेंगे जो बहुत कठिन भी है। साथियों, आपने जो भरोसा हम पर जताया है, जो विश्वास हम पर कर रही हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो आपके विश्वास से और आशा से कहीं ज्यादा मैं खरा उतर करके दिखाऊंगा। तो मैं यहां से अपनी यात्रा को शुरू करता हूं। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए गांव-गांव जा रहा हूं। ये प्रथम चरण में 6 प्रखंड तक जाएगा। हम लोग जनता का आशीर्वाद लेंगे और विशेष करके युवा नौजवान साथी से मैं आह्वान करता हूं, आपकी ताकत अगर हमारे साथ रही तो कोई ताकत नहीं है जो बैद्यनाथ मेहता को दिल्ली संसद भवन जाने से रोक सकती। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आशा करता हूं जो आप इसी तरह से हमारी यात्रा में शामिल होते जाएंगे। बहुत लोगों को सूचना नहीं भी मिली होगी। जो भी रिश्तेदार हैं, कुटुंब हैं, शुभचिंतक हैं, अभिभावक हैं, माता बहनें हैं, हमारी इस यात्रा से जुड़ते जाइए। महात्मा गांधी ने भी ऐसी ही यात्रा चलाई। जब यह कारवां आगे बढ़ता गया तो लाखों लोग उनके साथ चले गए और यह देश जो गुलाम था वह आजाद भी हुआ। निश्चित रूप से हम लोग जिस लक्ष्य के लिए चल रहे हैं, आपसे आह्वान करते हैं। बहुत लोग ये कहेंगे हमें सूचना नहीं मिली। मुश्किल है सभी को सूचना दे पाना भी। जिस माध्यम से सूचना मिलती है, फेसबुक हो, मीडिया हो, किसी साथी हो, साथियों ये संभव नहीं है। मैं चाहता हूं हर एक आदमी से संपर्क करूं, लेकिन बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और बहुत शुभचिंतक भी हैं। जिसको जहां जैसी सूचना मिल जाए, जिस माध्यम से मिल जाए, मैं आपसे आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं जो आप हमारे इस यात्रा में जुड़ जाइए। और जब हमारी ताकत को देखेंगे, जब देखेंगे जो बैद्यनाथ मेहता के साथ इतनी जनता है, कोई भी पार्टी यह जुर्रत नहीं कर सकती है जो बैद्यनाथ मेहता को नकार सकता है। और जिस पार्टी से हम लोग टिकट चाह रहे हैं वह पार्टी ठुट्ठी में आकर के खोज करके बैद्यनाथ मेहता को टिकट देगी। टिकट कोई खिलौना नहीं है जो कोई कहेगा ले लीजिए, कोई सिफारिश कर देगा। टिकट आपके ताकत से आपको मिलेगी। और बैद्यनाथ मेहता पूरे देश में एक ऐसा मात्र प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी, जो अपनी ताकत से टिकट लेने का सोच रहा है। बाकी लोग पार्टी का टिकट लेने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम जनता का टिकट लेकर के वहां जाना चाहते हैं। ये जनता हमें टिकट दिलाएगी, कोई पार्टी हमें हमारी ताकत के बूते हमें टिकट देगी। और निश्चित रूप से आपका प्यार समर्थन इसी तरह से बना रहा तो वह दिन दूर नहीं है जो हम जहां रिजल्ट होगा या संसद भवन में ठुट्ठी के लोग वहां जाकर के या आसपास सुपौल लोकसभा के लोग जाकर के वहां जो है परचम फहराएंगे। धन्यवाद। परमानंदपुर और आसपास के आए हुए अभिभावकगण, माता बहनें,
और युवा नौजवान साथियों, अपार हर्ष की बात है जो हम लोग जिस मिशन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस आशीर्वाद यात्रा में चल पड़े हैं, उसमें आप सभी का समर्थन जो है, भरपूर समर्थन जो है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार करता हूँ। कई सरकारें आई और निश्चित रूप से समय के हिसाब से अपने अपने स्तर से उन्होंने काम किया, और मेरा मानना है बिहार भी उस दौर में कुछ आगे जरूर बढ़ा। लेकिन आज भी हम अगर भारत के अन्य राज्यों से बिहार की तुलना करें तो बिहार हर एक मामले में निचले पायदान पर है, फिसड्डी है। चाहे वह शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, मूलभूत सुविधाओं के बारे में हो, और सबसे गरीब राज्य हो, शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हो, हर एक मामले में हम निचले पायदान पर हैं। क्या यहाँ की जनता कामचोर है? बिहारी से ज्यादा मेहनती मेरा मानना है भारत ही क्या, दुनिया के किसी बिहार हर एक मामले में निचले पायदान पर है, फिसड्डी है। इसके लिए बिहार की जनता दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर जो बिहार की एक गौरवमयी गाथा थी, आजादी के समय में बिहार जो है 5 सबसे धनी प्रदेश में इसकी गिनती थी। लेकिन आजादी के बाद अगर ये सबसे निचले पायदान पर है तो मैं मानता हूं सरकार उदासीन रही है। हमने जिस नेता का चुनाव किया वह हमारे उम्मीद पर, हमारे आशा पर खरा नहीं उतरा, और जो ये चयन की प्रक्रिया पिछले कई चुनाव से हो चुकी है, इसमें अगर इसी तरह के लोग जाते रहे तो बिहार को और बदहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है ऐसे लोगों को राजनीति में आने की जो बिहार की दिशा और दशा बदल सके। साथियों, जो राजनीति का क्षेत्र है, इसे माना गया है, इससे गंदा क्षेत्र कुछ भी नहीं होता। यहां अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति में जाना नहीं चाहते, अपवाद हो सकता है। लेकिन मैंने निर्णय लिया, क्या इसी तरह से बिहार चलता रहेगा? क्या इसी तरह से अंधे और गूंगे में से एक को चयन करना पड़ेगा इस प्रक्रिया में? इन विचारों को सोचकर मुझे यह लगा हमें राजनीति में आना ही चाहिए, और यह निर्णय इतना आसान नहीं था। आप अगर एक बड़ी नौकरी में हैं, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी मैं था, IRS था, जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, उसी तरह से IRS भी होता है। उतनी बड़ी को नौकरी को छोड़ना, वो भी 7 साल बची हुई थी। यह निर्णय मैं खुद तुरंत ले सकता था, लेकिन मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, ससुराल पक्ष भी है, माता बहन भी है। तो ये निर्णय लेना सबों की सहमति से, जहां यह तय था, एक तरफ आप ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, आरामदायक जिंदगी आप जी रहे हैं, निश्चित है, वह निश्चितता की तरफ है। और दूसरी तरफ आप जहां जा रहे हैं वह अनिश्चितता से भरा है, संघर्ष से भरा है। ऐसे निर्णय मैंने लिए। बैद्यनाथ मेहता का अपना कोई सपना नहीं,
साथियों, बैद्यनाथ मेहता का वही सपना है जो गरीब के सपने हैं, मजदूर के सपने हैं, किसान के सपने हैं, उनके बच्चों के सपने हैं। और जब तक इन सपनों को पूरा नहीं कर लेता बैद्यनाथ मेहता, आपकी आवाज बनकर गूंजता रहेगा और आपके कदम से कदम मिलकर चलता रहेगा। आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। यह जो प्रक्रिया है, जिस दल में हम हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन है, एनडीए में हम हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं, उस पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन टिकट वितरण की भी जो प्रक्रिया है वह बहुत आसान नहीं है। 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती है, लेकिन आप देखेंगे 2 साल जब शेष रहती है, उसी समय से राजनीतिक दल इस जुगाड़ में लग जाते हैं जो अगली सरकार हमारी कैसे बने। सभी दल करते हैं। और जुगाड़ क्या करते हैं? सामाजिक समीकरण बनाते हैं, माई समीकरण, अलग अलग समीकरण बनाते हैं, समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं जाति धर्म के नाम पर। और ऐसे 2 लोग, 2 ही दल हैं विशेष रूप से, 2 दल या गठबंधन, 2 ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं जिसको जनता देखी तक नहीं है। 90% जनता उसको देखती भी नहीं है, नाम तक नहीं सुना है। और ऐसे लोगों का चयन हो जाता है और वो सरकार में चले जाते हैं। और उसके बाद क्या स्थिति होती है, उसके भुक्तभोगी हम सभी हैं जो बिहार सबसे निचले पैदान पर है। अंधे और गूंगे, बड़ा कड़वा शब्द लगता होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो ये जो प्रक्रिया है हमारे यहां, 20 दिन 25 दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा होती है और एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 250 पंचायत होता है। 40 लाख से ज्यादा आबादी होती है, 45 लाख होती है, 20 लाख के आसपास वोटर होते हैं। अब आप ही बताइए, इस 20 दिन में 2-4 दिन वह नामांकन की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, 4-5 दिन बड़े बड़े नेता आते हैं, उनके साथ रहते हैं। प्रचार के लिए 10 से 12 दिन का समय लगता है और इस 12 दिन में 50 लाख जो लोग हैं, आबादी है, वहां तक पहुंचा जा सकता है, वहां तक नाम जनाया जा सकता है, संभव ही नहीं है। और ऐसे में जो समीकरण बनी हुई रहती है, उस समीकरण में जिस दल या गठबंधन का समीकरण मजबूत होता है, जातीय समीकरण, उसके उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। ये प्रक्रिया है। मैंने सोचा इस प्रक्रिया में टिकट मिलना तो बड़ा मुश्किल है, मिल ही नहीं सकता है। हमने 1 साल पहले, चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले अपने पद का परित्याग कर दिया और उसके बाद 3 रात, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12-2 बजे तक, पिछले 1 साल से मैं सुपौल के चप्पे चप्पे में हूं और युवा नौजवान का समर्थन मांगा हूं, अभिभावक का प्यार मांगा हूं, उनका आशीर्वाद मांगा हूं। और आज जो ये समर्थन और प्यार हमें मिला है, उसी का नतीजा है। जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, बैद्यनाथ मेहता को नकार नहीं सकती है, क्योंकि
बैद्यनाथ मेहता को लाखों जनता का प्यार है। 25 से 30 हजार समर्थक बैद्यनाथ मेहता के हैं, कार्यकर्ता बैद्यनाथ मेहता के हैं। और निश्चित रूप से यह परिपाटी टूटेगी और आपका जो सुपौल का उम्मीदवार होगा सांसद का, वह आपका जाना पहचाना होगा, आपका रिश्तेदार होगा। हमने रिश्ते बनाए इस 1 साल में। हमने केवल संपर्क नहीं साधा, हमने संबंध भी बनाए हैं। और जब संबंध बन जाता है और तब जो प्यार समर्थन मिलता है, उस समर्थन के आगे सारी पार्टियां नतमस्तक हो जाएगी, यह मेरा मानना है। साथियों, इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। युवा साथियों से मैं विशेष आग्रह करूंगा, जो जब जब युवा जागी है, क्रांति आई है इस देश में, चाहे 1975 का आंदोलन हो या उसके पहले आजादी के समय का, युवा को जागना पड़ेगा अगर बदलाव करना है, नहीं तो बिहार और नीचे चला जाएगा और बदहाल यहां का जीवन होगा। आपको जगना पड़ेगा, बैद्यनाथ मेहता के मिशन से जुड़ना पड़ेगा आपको। और मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप हमारे मिशन से जुड़िए। और जब आप हमारे मिशन से जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका भाई, आपका दोस्त को दिल्ली संसद भवन जाने से रोक सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं और आशा करता हूं जो आप सभी हमें इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखेंगे, अपना प्यार और समर्थन देंगे। माता बहनें भी यहाँ हैं, उनसे भी विशेष अनुरोध है, आप सभी अपना समर्थन दें। और आपकी भी कई समस्याएं हैं, विशेष करके बुजुर्गों की जो समस्या है, आज भी 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। आप ही बताइए, इस 400 रुपया मासिक वृद्धा पेंशन से भरण पोषण हो सकता है? जो 60 साल से ऊपर लोग हैं जिनका कोई है नहीं। सरकार के कान तक ये बात आज तक नहीं गई है, ये बहुत पुराना तय किया हुआ राशि है, किसी को सूद तक नहीं है। एक 60 साल के से ऊपर के वृद्ध लोग 400 रुपया में कैसे अपना जीवन भरण करेंगे, भरण पोषण करेंगे? और भी कई समस्याएं हैं, समय कम है, आज मैं जिक्र करूंगा, लेकिन एक ही उद्देश्य है, आपके सपने कैसे पूरे हों, आपके बच्चों के सपने कैसे पूरे हों, यही बैद्यनाथ मेहता का मिशन है। और इस मिशन में आप हमें जरूर साथ दें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।